वैदित्य सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज प्राचीन भारत के साथ हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री का जो पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पहले 10 प्रश्न पूछे जाते थे। अब प्रश्नों की संख्या में थोड़ी कमी आई है। जनरली देखा गया है कि 5 से 6 प्रश्न जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो इसमें जो मुख्य टॉपिक है जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ से लगभग हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो महत्वपूर्ण है वो महाजनपद से भी सवाल आए हैं कुछ, उसको हम लोग देख लेंगे। महाजनपद का, इसके बाद नंदवंश, हर्यक वंश से नंदवंश तक, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। मौर्यकाल से भी कुछ सवाल आए हैं। मौर्यकाल और सिंधु घाटी, यहाँ से तो लगभग हर बार सवाल पूछे गए हैं। इस पर डिस्कशन रहेगा हमारा। इसके बाद मौर्योत्तर काल, और गुप्त काल, इन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। बौद्ध और जैन धर्म जो है एक महत्वपूर्ण है, जहाँ से लगभग हर बार सवाल पूछा जाता रहा है। या बिहार वाले सेक्शन में भी बौद्ध और जैन धर्म से सवाल रहते हैं। तो ये कुछ मुख्य टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और 67वीं बीपीएससी की तैयारी के लिए इन टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और फिर इनसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं या क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इन टॉपिक से, उस पर टॉपिक ख़त्म होने के बाद डिस्कशन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के साथ एंशिएंट हिस्ट्री के इस टॉपिक को। सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता में मानी गई है। दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी। दोस्तों, ये वो दशक था जब जिससे पहले ये वो दशक था 1920-21 या 1900 से 1930 का जो दशक था इंडिया की हिस्ट्री में। उससे पहले अंग्रेज़ ये समझते थे कि सबसे ज़्यादा वही लोग सिविलाइज्ड हैं, लेकिन इस समय दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई, और इससे ये पता चला कि हमारी जो सभ्यता थी वो सबसे पुरानी सभ्यता थी। तो ये एक मिथक टूटा उस समय कि सबसे ज़्यादा सभ्य जो हैं वो अंग्रेज ही नहीं थे, हम लोग भी सभ्य थे। ये जनरली इसलिए बताया जा रहा है कि उसके बाद एक जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था, उसमें लोगों में एक भरोसा आया कि नहीं, हम लोग ज़्यादा सभ्य थे और हम लोग सबसे पुरानी सभ्यता को धारण करने वाले हमारी जनता जो है सबसे पुरानी सभ्यता को धारण करती थी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में को दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया। सिंधु घाटी सभ्यता से जो सवाल पूछे जाते हैं वो जनरली
उनको हम लोग डिवाइड करते हैं कि किस किस सेक्शन से जुड़े हुए सवाल होते हैं। एक तो इसका काल पीरियड कब कब तक था, समय काल। दूसरा, सिंधु घाटी की सभ्यता के खोजकर्ता कौन हैं। इसके बाद इसके प्रमुख नगर, प्रमुख नगरों की विशेषताएं। इसके बाद आर्थिक जीवन, नगर नियोजन, ये महत्वपूर्ण आयाम हैं जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इसका समय 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया है, जो मानक समय है उसके आधार पे। खोजकर्ता दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की थी। तो खोजकर्ता से एक आ जाता है कि किस नगर के खोजकर्ता कौन थे। ये जनरली दयाराम साहनी का ही ज़्यादा आता है क्योंकि पहली खोज उन्होंने की थी। तो जो प्रश्न पूछा जाता है वो यही से पूछा जाता है। प्रमुख नगर जो थे, प्रमुख नगर में हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उसके बाद लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, ये प्रमुख नगर सिंधु घाटी सभ्यता के थे। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार थी। इसका आकार जो था, प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि ये कैसी थी, तो त्रिभुजाकार सभ्यता थी। इसका आकार त्रिभुजाकार था। और ये पूरब से पश्चिम की तरफ इसका फैलाव ज़्यादा था। पूरब से पश्चिम की तरफ इसका फैलाव ज़्यादा था और उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका फैलाव कम था। तो ये त्रिभुजाकार थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक कभी कभी ये देखा जाता है कि इसकी चारों सीमाओं पे कौन कौन से नगर बसे हुए थे। तो उत्तरी सीमा पे मादा, जो कश्मीर में है, मांदा था। दक्षिणी पे दाइमाबाद, महाराष्ट्र में। पूर्व में आलमगीरपुर, हिंडन नदी पे था, ये यूपी में है। और पश्चिम में है सुतकांगेडोर। ये चारों सीमाओं पे नगर मिलते हैं। इसके बाद हर नगर की कुछ विशेषताएं थी जिसको हम लोग अलग से वीडियो बनाकर उसमें डिस्कशन करेंगे कि किस नगर की क्या विशेषताएं हैं। इस पर हम लोग अलग से एक एक करके वीडियो बना के बात करेंगे। सवाल यहाँ से पूछा जाता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, इस सेक्शन से सवाल ज़्यादा रहता है कि हड़प्पा की विशेषताएं क्या थी,
तो मोहनजोदड़ो में क्या ऐसा था कला संस्कृति, या फिर लोथल में ऐसी क्या विशेषताएं रही थी, ये सवाल जनरली पूछे जाते हैं। तो एक एक करके जो भी मुख्य नगर हैं उन पर अलग से हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन आ जाता है आर्थिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता में उनका आर्थिक जीवन किस तरह का था। जाहिर है हम लोग देखते हैं कि ये व्यापारिक वणिक समाज था, और वणिक समाज में इन लोगों का सब कुछ व्यापार जो है मेसोपोटामिया से भी व्यापार के संकेत मिले हैं। अफ़गानिस्तान से सामान्यतः इनका व्यापार होता था, और मेसोपोटामिया से भी मिले हैं। मेलुहा शब्द का प्रयोग उन्होंने मोहनजोदड़ो के लिए किया है। मेसोपोटामिया से भी इनके व्यापारिक संबंध मिले हैं। तो जनरली जो आर्थिक जीवन था उसमें कृषि और पशुपालन दो महत्वपूर्ण घटक थे, जहाँ से जिसके आधार पे इनका व्यापार होता था। कृषि में हम लोग देखते हैं कि कपास की खेती सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई है। इसे सिंडस कहा जाता था। इसी कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। इसके बाद गेहूँ, राई, जौ इत्यादि की खेती भी हुआ करती थी। पशुपालन में देखते हैं कि पशुपालन में गाय, भैंस, पशुपालन के लिए प्रयोग किया जाता था। हाथी और गैंडा के बारे में भी ये पशुपालन के कुछ साक्ष्य मिले हैं। कुबर वाला बैल बहुत ही पूजनीय हुआ करता था। कुबर वाला बैल काफ़ी पूजनीय हुआ करता था इस समय, इसके भी संकेत मिले हैं। इसके बाद जुता हुआ खेत जो है वो कालीबंगा में देखा गया है। एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण आयाम इसके बाद हम लोग देखते हैं, जो कि नगर नियोजन है। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन बहुत ही उत्तम किस्म का था। इस समय सड़कें जो है वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, जिसे ग्रेट पत्ती कहा जाता है। और उस समय की सड़कों को हम लोग देखें तो वो काफ़ी उत्तम किस्म की थी, एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। नगरों में जो मुख्य सड़क है, घर के दरवाजे उसकी तरफ न खुल के उल्टी तरफ खुलते थे। मुख्य सड़क की तरफ न खुल के घरों के दरवाजे उल्टी तरफ खुलते थे, ये देखा गया है। लोथल में देखा गया कि घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुल रहे हैं। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की जो नली निकासी थी, सीवेज सिस्टम, ये बहुत ही उत्तम किस्म का था। नली निकासी बहुत ही उत्तम था, नली प्रणाली। इसके बाद अगर हम लोग धार्मिक और राजनीतिक आयामों की बात करें तो राजनीतिक आयाम बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिले हैं। राजनीतिक आयाम बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिले हैं, इसके साक्ष्य मिले नहीं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि मिली है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को साक्ष्य के आधार पर जो चीज़ें दिख रही हैं उसके आधार पर एनालिसिस किया जाता है। धार्मिक जीवन अगर देखें सिंधु घाटी सभ्यता का, तो धार्मिक जीवन में
देखते हैं हम लोग कि उस समय के जो समकालीन सभ्यताएं थी वहाँ पे मंदिर के प्रमाण मिले थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर नहीं मिले हैं। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर मिले थे या नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, जबकि इसी के समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिर एक महत्वपूर्ण घटक हुआ करते थे। कुछ धार्मिक चीज़ें जो देखी गई हैं इसमें कुएं में दिया का संकेत मिला है, दिया या दीपक जलाने का। इसके बाद जो मोहनजोदड़ो में एक बड़ा स्थानागार मिला है जिसको धार्मिक अनुष्ठान का केंद्र कहा जा सकता है। ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ लोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए आते थे। कुबर वाला बैल काफ़ी पूजनीय देखा गया है। कुबर वाला बैल तो ये आयाम देखे गए हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो NCERT की बुक में दिया है, सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन बाढ़ आने के कारण हुआ था, और यही आंसर सही रहता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने आज सिंधु घाटी की सभ्यता पे थोड़ी चर्चा की, और इस पर विस्तार से हम लोग बात करेंगे जो इसके प्रमुख नगर हैं, इनमें कौन कौन से मुख्य नगर थे, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, और जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं इस पर हम लोग विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।